हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूथ प्लेटफॉर्म में। चलिए आज की जीके के क्लास में हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख राजवंश, जिससे कि प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आखिर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के वीडियो में सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत के प्रथम जो राजवंश है जिसका नाम है पल्लव राजवंश। पल्लव वंश, बात सबसे पहले करें पल्लव वंश। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत का जो है सबसे पहला राजवंश में से एक माना जाता है। सबसे प्रथम राजवंश कौन दक्षिण भारत का? तो पल्लव वंश आपका हो जाएगा। दूसरा आपका पॉइंट ये हो जाएगा कि पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो श्री विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जो 575 ईस्वी में का दे तो 6ठी ईस्वी में इस वंश का स्थापना करते हैं, पल्लव वंश का स्थापना करते हैं। श्री विष्णु, नाम में ही स्पष्ट है विष्णु, यानी कि यह किस धर्म के उपासक थे? तो वैष्णव धर्म के उपासक थे, मतलब यह शिव को मानते थे। अधिकांश, यहाँ देखिए पॉइंट गौर करने वाली बात है कि अधिकांश दक्षिण भारत के जो शासक हैं, जो भी दक्षिण भारत के शासक हैं, या तो वह शैव धर्म को मानते थे और या तो वह वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, या तो शैव धर्म या वैष्णव धर्म, इसी दो धर्म को मानते थे। और अक्सर जो है इन्हीं सभी धर्म के बीच में जो है मतभेद हो जाता था, जिसके कारण जो है इन लोगों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करता था। ठीक है, तो आगे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। श्री विष्णु इस वंश के संस्थापक और वैष्णव धर्म को यह मानते थे, मतलब विष्णु को मानते थे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके नीचे लिखा हुआ है अगला पॉइंट में कि कांची, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कांची को ही इन्होंने अपना राजधानी बनाया। राजधानी कहाँ? तो कांची। किसका राजधानी? पल्लव वंश की राजधानी हो गया कांची। संस्थापक कौन हो गए? श्री विष्णु। इसके जो अगले शासक होते हैं वह महेंद्र बर्मन होते हैं, जो कि मैंने नीचे लिख दिया है महेंद्र बर्मन, जो अगले शासक होते हैं इस वंश के। महेंद्र बर्मन की बात करेंगे तो इनके बारे में बस एक पॉइंट कि मतविलास प्रहसन जो एक पुस्तक है, इसकी रचना जो है किन्होंने किया? महेंद्र वर्मन ने किया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको नीचे लिख दिया हूँ। आगे बात करेंगे तो श्री विष्णु के दरबार में ही जो है भारवी नामक एक व्यक्ति रहा करते थे, एक कह सकते हैं कवि रहा करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक की रचना किया। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। किरातार्जुनीयम किसका है? तो भारवी का है। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे, जो सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि नरसिंह वर्मन प्रथम है। तो नरसिंह वर्मन के बारे में बहुत सारा पॉइंट पूछा जाता है। पहला पॉइंट आपका यही हो गया कि इन्होंने वातापी कोंड का उपाधि धारण किया। वातापी कोंड क्यों? क्योंकि इन्होंने वातापी के जो है शासक पुलकेश सिंह द्वितीय, कहाँ के? वातापी के, सॉरी यहाँ होगा कहीं पर, हाँ यहीं पर, वातापी के चालुक्य वंश के। वातापी में जो एक वंश था जिसका नाम था चालुक्य वंश, और वहाँ के जो शासक थे जिसका नाम था पुलकेश सिंह द्वितीय, उसको इन्होंने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद इन्होंने वातापी कोंड का उपाधि धारण किया। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। वातापी कोंड क्यों? तो वातापी के चालुक्य के शासक को जो है इन्होंने हराया था, चालुक्य वंश के शासक को, इसके लिए इन्होंने यह उपाधि धारण किया। आगे बात करेंगे तो इन्हीं के समय में जो है महाबलीपुरम का जो है रथ मंदिर, उसका जो निर्माण हुआ था नरसिंह वर्मन के प्रथम के द्वारा किया गया था। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है अभी कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो वह नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यह हो जाएगा कि जो रथ मंदिर है उसमें सबसे छोटा रथ जो है किसका है? तो वह द्रौपदी का रथ है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका यह हो गया कि द्रौपदी का रथ जो है सबसे छोटा रथ है। किसमें? तो रथ मंदिर में। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में कहाँ? तो तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आपका यह भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बात फिर करेंगे वेनसांग। वेनसांग आपको पता है कि भारत में जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, बौद्ध धर्म से वह संबंधित था, आपको पता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर किया जाए फिर से, तो वेनसांग दक्षिण भारत में कांचीपुरम गए थे, यानी कांची गए थे, जो कि शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था दक्षिण भारत में। और कांची क्या था? तो कांची जो है इसकी राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी। कहाँ? कांची। कांची शिक्षा का केंद्र, इस कारण से वेनसांग दक्षिण भारत गए थे। और ये जो गए थे उसमें शासक वहाँ के कौन थे? यानी कि पल्लव वंश के शासक कौन थे, किनके समय में गए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में जो है यह कहाँ गए थे? दक्षिण भारत गए थे, वेनसांग। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे तो इनके बाद जो शासक आते हैं जिसका नाम था
नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्हीं के समय, इन्हीं के शासनकाल में जो है अरबों का आक्रमण भारत में होता है। किसका आक्रमण? अरबों का आक्रमण जो है भारत में होता है। किनके समय में? तो नरसिंह द्वितीय के समय में। और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन्होंने कांची में जो है कैलाश मंदिर, बात कांची की कर रहे हैं यानी तमिलनाडु की कर रहे हैं। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में भी है, लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, उसका चर्चा बाद में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कांची में जो मंदिर स्थापित हुआ था, मतलब कि तमिलनाडु में जो मंदिर कैलाश मंदिर स्थापित हुआ था, उसका स्थापना कौन किए थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची के कैलाश मंदिर का अन्य नाम जो है राजसिद्धेश्वर मंदिर भी है, यानी कि इसे राजसिद्धेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है प्रथम ऐसा मंदिर है दक्षिणी भारत का जो कि द्रविड़ शैली पर स्थित है, यानी द्रविड़ शैली का जो है प्रथम उदाहरण किस मंदिर में मिलता है? तो आपका आंसर होगा कांची के कैलाश मंदिर में। ठीक है, डायरेक्ट इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात करेंगे तो आपको पता है द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, हाँ तो यहाँ वही पॉइंट लिखा हो कि द्रविड़ शैली की जो है स्थापना हुई थी किसके समय में हुई थी? तो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में इन्होंने इस मंदिर का स्थापना यानी कैलाश मंदिर का स्थापना करके द्रविड़ शैली का इन्होंने शुरुआत किया। आगे बात करेंगे तो संस्कृत भाषा का जो है, इस भाषा को दक्षिणी भारत में राजकीय भाषा के रूप में संरक्षण प्राप्त था। किस भाषा के रूप में? राजशाही भाषा कहिए या शाही संरक्षण प्राप्त था इसको, किसको? संस्कृत भाषा को। महेंद्र वर्मन आप जान ही लिए कि मतविलास प्रहसन का इन्होंने क्या किया? रचना किया। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं लगता कहीं परेशानी होगा। आगे बात करेंगे तो इस वंश के जो है अंतिम शासक जो थे, यानी किस वंश के? पल्लव वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था अपराजित। नाम कितना बढ़िया, अपराजित, कभी पराजित नहीं होने वाले, लेकिन ये जो है पहली बार में ही पराजित हो गए। किनके द्वारा? आदित्य प्रथम के द्वारा। किनके द्वारा? आदित्य प्रथम के द्वारा जो है 897 ईस्वी में जो है यह पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आदित्य प्रथम को ध्यान पे रखेंगे। और अपराजित कौन थे? तो इस वंश के अंतिम, पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, कहीं आपको परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। फिर से आप एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर लेते हैं। श्री विष्णु इस वंश के संस्थापक, कांची इसका राजधानी, किरातार्जुनीयम जो है एक पुस्तक है जिसके राइटर हैं भारवी, जो श्री विष्णु के दरबार में रहा करते थे। नरसिंह वर्मन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसकी उपाधि वतापी कोण थी, क्योंकि इन्होंने वतापी के चालुक्य शासक को यानी पुलकेशिन सिंह द्वितीय को हराया था। इन्हीं के समय में महाबलीपुरम मंदिर जो कि रथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। आगे बात करेंगे वेनसांग, इसी के समय में नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में भारत आए थे, यानी दक्षिण भारत का इनका यात्रा हुआ था। कहाँ? तो कांची में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनको क्यों याद रखेंगे? इनके समय में ही कह सकते हैं अरबों का आक्रमण हुआ था, खास करके कांची में जो कैलाश मंदिर हुआ था। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली में नहीं, शैली 3 प्रकार के, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। नागर शैली, नागर शैली इसका संबंध जो है उत्तरी भारत से है। द्रविड़ शैली इसका संबंध दक्षिणी भारत से है। और एक और आता है बेसर शैली, जो इन दोनों शैलियों का मिश्रण है। क्या नाम है उसका? बेसर शैली। हाँ, तो शैली कुल 3 प्रकार से। शैली कहने का मतलब जिसके आधार पर, जिसके डिजाइन पर बड़ी बड़ी इमारत या मंदिरों का निर्माण होता था, उसे हम लोग उस समय शैली के नाम से जानते थे। तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, नागर शैली उत्तर भारत और बेसर शैली दोनों को मिला करके जिस शैली का निर्माण होता है उसे बेसर शैली कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पल्लव वंश कंप्लीट हमारा हो गया। इससे अधिक प्रश्न उसमें नहीं बनते हैं, इस टॉपिक में नहीं बनते हैं। आगे बात करेंगे तो वतापी के चालुक्य, वतापी के चालुक्य, चालुक्य वंश जो है 3 प्रकार से हम लोग देखेंगे। वतापी के देखेंगे, उसके बाद वेंगी के चालुक्य देखेंगे, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य देखेंगे। सबका संबंध किसी न किसी एक ही शासकों से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के रिलेटिव थे, लेकिन सबका जगह अलग अलग था, सबका जगह अलग अलग था। दक्षिण भारत में अधिकांश जो राजवंश हमारे यहाँ स्थापित हुए हैं वो सभी का सभी या तो गोदावरी नदी के किनारे या तो कृष्णा नदी किनारे, सबसे अधिक कृष्णा नदी किनारे, क्योंकि कृष्णा नदी किनारे का जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था। इस कारण जो है वहाँ नए नए राजवंशों का उदय हुआ, विकास हुआ। आगे बात करेंगे तो वतापी के चालुक्य, जिसके संस्थापककर्ता जय सिंह थे। जय सिंह कौन थे? संस्थापककर्ता। किसके थे? तो वतापी के चालुक्य के संस्थापककर्ता था। आगे बात करेंगे तो वतापी के चालुक्य को ही बादामी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, और
इन्होंने यानी वातापी के चालुक्य ने अपनी राजधानी वातापी या बादामी को रखा। यानी बादामी और वातापी क्या था? राजधानी था। चालुक्य क्या था? राजवंश था। राजधानी के अनुसार इसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये राजधानी या इसके संस्थापक, ये राजधानी। आगे की बात करेंगे तो इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए उसका नाम था पुलकेशिन सिंह द्वितीय। नाम क्या? पुलकेशिन सिंह द्वितीय। कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। बात पुलकेशिन सिंह द्वितीय की करेंगे तो इसके बारे में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से, जिसके रचयिता हैं रविकीर्ति, जो कि जैन धर्म को मानते थे। किसको? जैन धर्म के मानने वाले व्यक्ति जिसका नाम था रविकीर्ति। इन्होंने एक अभिलेख जारी किया जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख, और इस अभिलेख की सहायता से जो है पुलकेशिन सिंह द्वितीय का जानकारी मिलता है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हर्षवर्धन। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात किए थे कि हर्षवर्धन को पराजित किन्होंने किया? तो हर्षवर्धन को पराजित पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने किया। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, और उसके पश्चात जो है पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। सोच लीजिए, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, परमेश्वर करने का मतलब गॉड होता है हमारी भाषा में यानी हिंदू भाषा में। तो उस प्रकार से देखा जाए परमेश्वर की उपाधि कौन धारण की? पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने। लेकिन भाई आप तो व्यक्ति हो ना, आप तो आदमी हो, भगवान तो नहीं बन गए हैं ना, मान लेने से थोड़ी भगवान हो जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे जैसे ही कुछ दिन पश्चात इनका युद्ध होता है नरसिंह वर्मन किसके साथ? प्रथम के साथ। तो उनसे यह क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। कब? 642 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के पश्चात। इसी युद्ध में कहिए, पश्चात के इसी युद्ध में पुलकेशिन सिंह द्वितीय के किसके साथ में युद्ध हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ में हुआ था। आगे बात करेंगे तो इस वंश के जो अगले प्रतापी शासक हुए उनका नाम क्या था? कृति वर्मन द्वितीय, जो कि अंतिम शासक माने जाते हैं, जिसकी खात्मा, जिनका जो है कह सकते हैं कि समाप्ति दंती दूर के द्वारा कर दिया जाता है और एक नया राजवंश इनके द्वारा स्थापित होता है, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो है तो इस वंश के पश्चात जो देख रहे हैं यानी कह सकते हैं कि वातापी के पश्चात हम लोग देखते हैं अगला जो है वेंगी के चालुक्य का उदय यहाँ समाप्त हुआ। उसके बाद वेंगी के चालुक्य आते हैं हम लोग। वेंगी के चालुक्य की बात करेंगे तो यह दूसरे क्षेत्र में है, यह दूसरे क्षेत्र में था। इस क्षेत्र में हम लोग अभी तक देखे कि राष्ट्रकूट का उदय हो गया था। दूसरे क्षेत्र में जो है वेंगी के चालुक्य का उदय होता है, जहाँ के संस्थापककर्ता विष्णुवर्धन थे। बस ये आपको ध्यान रखना है, संस्थापककर्ता। इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने अपना राज्य का स्थापना किया था, इसलिए इन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया। वेंगी अभी तुरंत बताया कि राजधानी के साथ में जो है वंश का संबंध है, इसलिए वेंगी में स्थापित हुआ था, तो इसका नाम वेंगी के चालुक्य कर दिया। और कोई बड़ी बात नहीं, मतलब आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ था। तो इस प्रकार से आगे बात करेंगे। इसके पश्चात जो अगले चालुक्य आते हैं जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आते हैं, जो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। किसका चालुक्य कहलाए? कल्याणी। किस क्षेत्र में इसका उदय हुआ? तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसका उदय हुआ। किसका? कल्याणी के चालुक्य का। इसमें बात करेंगे तो कल्याणी के जो चालुक्य थे उसके संस्थापककर्ता तैलप द्वितीय थे। नाम क्या? तैलप द्वितीय। तो इस प्रकार से इनके संस्थापककर्ताओं को याद रखिए। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत या कल्याणी थी। कल्याणी क्यों? तो भाई कल्याणी के चालुक्य है तो कल्याणी तो राजधानी फिक्स हो गया, उसमें नो डाउट। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग मान्यखेत और कल्याणी दोनों ध्यान पे रखेंगे। आगे बात करेंगे तो कल्याणी के चालुक्य, अभी तुरंत हमने आपको बताया कि वातापी के चालुक्य को जो है दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, उन्होंने पराजित किया। तो जब कल्याणी के चालुक्य का स्थापना हुआ तो उस समय जो है राष्ट्रकूटों को कल्याणी के चालुक्य के द्वारा समाप्त कर दिया गया, पराजित किया गया। हाँ, स्पष्ट हमने लिख दिया कि कल्याणी के चालुक्य ने जो है राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि खून का बदला खून बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खून का बदला खून ले लिया, चालुक्य का बदला चालुक्य ने ही लिया। आगे की बात करेंगे तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली थे, सबसे जो महान शासक थे, उसका नाम था विक्रमादित्य 6 या छठा कह सकते हैं। विक्रमादित्य छठा चालुक्य यानी कि कल्याणी के चालुक्य का सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो इस प्रकार से इनका नाम आपको ध्यान पे रखना है। क्यों ध्यान पे रखना है? इनसे 2-4 पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। कौन कौन बनता है आखिर? तो इनके समय में जो है एक हमारे सबसे बड़े
कह सकते हैं कवि रहा करते थे इनके दरबार में, जिनका नाम था विज्ञानेश्वर। इन्होंने एक पुस्तक का रचना किया जिसका नाम है मिताक्षरा। यानी कि इतिहास में जो है जितना विक्रमादित्य षष्ठ को नहीं जानते हैं लोग, या फिर एग्जाम में जितना विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में नहीं पूछा गया, उससे कहीं ज़्यादा जो है मिताक्षरा के बारे में पूछा गया कि मिताक्षरा किनकी कृति है, मिताक्षरा किनका पुस्तक है। तो ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। मुझे लग रहा है कि हम कम से कम 10 ऐसे प्रैक्टिस सेटों में मैं देख चुका हूँ इसको कि मिताक्षरा किसका पुस्तक है, तो विज्ञानेश्वर का। तो इसलिए इस पुस्तक को आप बिल्कुल ना भूलें, विज्ञानेश्वर आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे तो विक्रमादित्य के समय में ही 1076 ईस्वी में जो है चालुक्य के विक्रमादित्य के द्वारा चालुक्य विक्रम काल या फिर कह सकते हैं चालुक्य संवत जारी किया गया। संवत आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप विक्रम संवत पढ़ चुके हैं, शक संवत पढ़ चुके हैं, इस्लाम संवत पढ़ चुके हैं, या फिर गुप्त संवत पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चालुक्य विक्रमकाल के समय में जो संवत जारी किया गया था उसका नाम चालुक्य संवत था, जो 1076 ईस्वी में जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो विक्रमादित्य 6 के द्वारा जो है यह संवत जारी किया गया। आगे बात करेंगे तो इस वंश के यानी कल्याणी के चालुक्य के जो अंतिम शासक थे तैलप द्वितीय थे। नाम क्या? तैलप तृतीय थे इस वंश के अंतिम शासक, यानी चालुक्यों के अंतिम शासक आप कह दीजिए नहीं तो कौन? तैलप तृतीय थे, जिसका खात्मा जो है होशल वंश और यादव वंश दोनों मिलकर के जो है कर देते हैं, और उसके बाद नए राजवंश का उदय होता है। होशल वंश अलग और यादव वंश अलग, दोनों अलग अलग राजवंश का उदय होता है। ठीक है, इस प्रकार से विल्लभ पंचम आते हैं और यादव वंश का ये करते हैं, स्थापना करते हैं। आगे बात करेंगे तो आगे जो है दक्षिण भारत के राजवंश में ये इतना बात को हम लोग जाने, आगे फिर है जैसे कि चोल अभी मिलेगा हम लोग को, तो चोल भी बहुत विस्तार से हम लोग को पढ़ना है। तो अगला हम लोग चोल राजवंश को देखेंगे अगले वीडियो में। अभी फिर से इसको हम एक बार रिकॉल कर ले, रिकॉल यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। वातापी के चालुक्य जिसके संस्थापक करता जैसे इसके सबसे महान शासक पुलकेशिन सिंह द्वितीय। पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने एक बार हराया और एक बार हारा। हराया किसको? तो हराया हर्षवर्धन को, ह से हराया हर्षवर्धन को, और हारा किसे? तो इसका नरसंहार कर दिया। नरसंहार मतलब इसको एक ही बार मार ही दिया। कौन? तो नरसिंह मार दिए। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनका हत्या कर दिया थी। इस प्रकार से कीर्तिवर्मन जो है, कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक थे, ध्यान पे रखना है। और बात करेंगे तो राष्ट्रकूट वंश के शासक जिसका नाम था दंती दुर्ग, जो कि इसके संस्थापक कर्ता भी है, और इन्होंने ही इसका खात्मा किया था और नए राजवंश का उदय किया था। तो राष्ट्रकूट और चोल इसके बाद आते हैं। आगे बात करेंगे तो वेंगी के चालुक्य जिसके संस्थापक कर्ता विष्णुवर्धन। वेंगी आंध्र प्रदेश में वेंगी जगह, इसलिए वेंगी के चालुक्य। वेंगी जो है इसकी राजधानी चालुक्यों की। कल्याणी के चालुक्य इसमें तैलप द्वितीय इसके संस्थापक कर्ता। मान्यखेत इसका राजधानी या कल्याणी इसका राजधानी। राष्ट्रकूटों को इन्होंने पराजित किया था, ये बात इसमें चर्चा मैं कर चुका हूँ। विक्रमादित्य 6 जो है इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। मिताक्षरा जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है, और यह जो व्यक्ति हैं विक्रम 6 के दरबार में रहा करते थे। आगे बात करेंगे 1076 में एक संवत जारी होता है जिसका नाम है चालुक्य विक्रम काल या चालुक्य विक्रम काल संवत आप कह सकते हैं। तैलप तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें आज 1, 2, 3 और 4 राजवंशों को देखा जो दक्षिण भारत के राजवंश है, जिससे इतना ही प्रश्न है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उससे जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, इस कारण से हमने भी इसका विस्तार नहीं किया। जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बस उन्हीं बातों को हमने इस बोर्ड पर लिखा है और हम आपके बीच चर्चा किए हैं। तो बस इसी चीज़ों को आप लोग 1-2 बार जो है फिर से देखिए, और हो सके तो अपने पुस्तक पे इसको जो है नोट डाउन कीजिए। तो उससे होगा क्या, आपका जो हर एक पॉइंट है क्लियर होते चला जाएगा आपके माइंड में भी, और आपके पुस्तक पे भी जो है आगे आने वाले समय के लिए सेव रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। तो होगा क्या, जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस पेज को आप एक बार पलट के देख करके जाएंगे तो वो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। रिकॉल बस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ हो सके तो ग्राफ ही आप बना लीजिए, या पॉइंट वाइज लिखना है तो पॉइंट वाइज जो है प्रत्येक पॉइंट कर करके हर एक लाइन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का और भी परेशानी अगर इस सभी राजवंश में आ रहा हो तो आप हमारे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमसे आप किसी भी प्रकार की जानकारी इस टॉपिक के बारे में जो है आप ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।